हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट का कॉमर्स का 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं 6 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 7th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 7वां लेक्चर वीडियो है एंड हम लोग इस टाइम पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 2 जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। तो पिछले जो 18 क्वेश्चन है वो हम लोग पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन 19 क्या है? द पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज डन इन केस ऑफ। तो क्वेश्चन कह रहा है जो पार्शियल इंटीग्रेशन होता है एग्रीकल्चर इनकम एंड जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम का जो पार्शियल इंटीग्रेशन होता है वो किस केस में होता है। क्या वो एओपी एंड बीओआई, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो क्या वो एओपी एंड बीओआई के केस में होता है या कंपनी के केस में होता है या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के केस में होता है या फर्म के केस में होता है। तो इन चारों में से किस केस में पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं, बट हम वही तरीका यूज करेंगे जो हमेशा करते हैं। मैं आपको इन चारों ही ऑप्शन के बारे में और इस क्वेश्चन के बारे में और डिटेल, पार्शियल इंटीग्रेशन के बारे में और डिटेल में बताऊंगी, तो आप देखिएगा खुद ही बता देंगे कि आंसर क्या है। और एक बात और बताऊंगी कि इनकम टैक्स मैं अपने चैनल पे इनकम टैक्स के मतलब 50% सिलेबस इनकम टैक्स का अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्शियल इंटीग्रेशन ये सब डिटेल में पढ़ाया है। इस पे सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, तो आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन होता क्या है। तो सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 जो है वो किससे डील करता है? वो डील करता है एग्रीकल्चर इनकम से। ठीक है, 1961 है, सॉरी 1962 लिख दिया, 1961 वो किससे डील करता है? एग्रीकल्चर इनकम। और हम जानते हैं सेक्शन 10 जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है दैट इज एग्जेम्प्टेड। जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, लेकिन इफ द एसएससी हैज नॉन एग्रीकल्चर इनकम एज वेल एज एग्रीकल्चर इनकम, तो उस केस में क्या लगता है? पार्शियल इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर एसएससी जो है उसकी केवल एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्जेम्प्टेड होती है। लेकिन अगर एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम है प्लस उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है तो उस केस में क्या है? इट इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। ठीक है, फॉर द इनकम टैक्स पर्पस, इनकम टैक्स आप जब निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस में एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों इंक्लूडेड होती है। और उसी को और किस तरीके से पूरा कंप्यूटेशन इसका किया जाता है उसी को कहा जाता है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, ये बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो कंडीशन होती है। ये जो पार्शियल इंटीग्रेशन होता है मुझे थोड़ा कोल्ड चल रहा है तो थोड़ा सा मेरी वॉइस इस समय बैठी हुई है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। हेडफोन लगा के ये वीडियो सुने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरी वॉइस मतलब लो भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं बता रही थी आपको कि जो पार्शियल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, ये जब पार्शियल इंटीग्रेशन में दो कंडीशन होती है जो सेटिस्फाई करनी होती है। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन, पार्शियल इंटीग्रेशन तब लगता है जब एग्रीकल्चर इनकम इज ग्रेटर देन 5000। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है एसएससी की दैट शुड बी above द एग्जेम्पशन लिमिट, जो एग्जेम्पशन लिमिट है उससे ऊपर हो। तो उस केस में अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस में क्या लगता है? पार्शियल इंटीग्रेशन। एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर होनी चाहिए और नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो एग्जेम्पशन लिमिट है उससे ऊपर होनी चाहिए, तो उस केस में लगता है पार्शियल इंटीग्रेशन। ठीक, अब ये पार्शियल, अब सवाल ये आता है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसमें ये पूछा गया है कि पार्शियल इंटीग्रेशन किसके केस में लगता है। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है किसके केस में। एक तो इंडिविजुअल के केस में,
हम पार्शियल इंटीग्रेशन लगाते हैं अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो, ठीक है। एचयूएफ के केस में होता है पार्शियल इंटीग्रेशन, एओपी एंड बीओआई के केस में होता है, एंड आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, इन सबके केस में क्या होता है, पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है, ठीक है। और पार्शियल इंटीग्रेशन किस केस में नहीं आता है, लोकल अथॉरिटी, अगर कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, तो उस केस में पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक। तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्शियल इंटीग्रेशन किस केस में लगता है, तो एओपी एंड पीओआई के केस में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में है ना, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, उससे ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी अगर मैं बात करूं तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी बहुत डिटेल में 4 से 5 लेक्चर वीडियो में अपने चैनल पे मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो देखे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत बता देंगे, और ये क्वेश्चन काफी ईजी भी है, वैसे तो पिछला क्वेश्चन भी काफी इजी था, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि फॉर अ होल्डिंग कंपनी, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फॉर अ होल्डिंग कंपनी ऑल प्री एक्यूसेशन प्रॉफिट लॉसेस ऑफ द सब्सिडरी कंपनी आर, जो होल्डिंग कंपनी है उसके जितने भी, देखिए एक होती है होल्डिंग कंपनी और एक होती है सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, एक होती है सब्सिडरी कंपनी। अभी क्या होती है ये सब मैं बताऊंगी, पहले मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि होल्डिंग कंपनी के लिए जो भी सब्सिडरी कंपनी का प्री एक्यूसेशन प्रॉफिट था, प्री एक्यूसेशन प्रॉफिट लॉस था, वो क्या होता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। एंड जो पोस्ट एक्यूसेशन प्रॉफिट लॉस होता है सब्सिडरी कंपनी का, वो होल्डिंग कंपनी के लिए क्या होता है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल लॉस, कैपिटल प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस, रेवेन्यू प्रॉफिट रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस कैपिटल प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्री एक्यूसेशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्यूसेशन प्रॉफिट जो सब्सिडरी कंपनी का होता है वो होल्डिंग कंपनी के लिए क्या होता है, ठीक, ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक। तो होल्डिंग कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी, देखिए एज पर इनकम टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स नहीं, कंपनी एक्ट, एज पर कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 में बताया गया है कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है। तो होल्डिंग कंपनी इज दैट कंपनी हु होल्ड्स द मेजॉरिटी शेयर ऑफ सम अदर कंपनी, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर, मेजॉरिटी ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, 50% से ज्यादा शेयर, ठीक है। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसके पास एट लीस्ट 50%, यानी कम से कम एट लीस्ट 50% शेयर हो, कम से कम 50% या उससे ज्यादा शेयर हो सम अदर कंपनी के, उसको कहा जाता है होल्डिंग कंपनी। देखिए नाम क्या है, होल्डिंग, यानी जो होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी इज दैट कंपनी हु होल्ड्स द एट लीस्ट 50% शेयर ऑफ सम अदर कंपनी, उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और होल्डिंग कंपनी के पास क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर, मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग पावर होता है। और होल्डिंग कंपनी जो है कंट्रोल करती है सब्सिडरी कंपनी के, ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको कंट्रोल करती है, मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग पावर इसके पास होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास कम से कम 50% शेयर है, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट कंपनी इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी, इसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर इज होल्ड बाय सम अदर कंपनी, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर किसी और कंपनी के पास है, वो क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी, ठीक। तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी समझ में आ गया। अब सवाल ये आता है कि जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी के, ये जो एच लिमिटेड कंपनी है होल्डिंग कंपनी, ये सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट किस तरीके से करेगी, ठीक है। तो उस केस में 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है प्री एक्यूसेशन प्रॉफिट, ये देखिए लिखा है, हाँ, एक आता है प्री एक्यूसेशन प्रॉफिट लॉस। प्री एक्यूसेशन मतलब एक्वायर करने के पहले का प्रॉफिट लॉस, ठीक है। जैसे सपोज करिए होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक नहीं, नहीं, 1 मई को एक्वायर किया, सपोज करिए 1 मई को एक्वायर किया, तो 1 मई से पहले का सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस होगा दैट विल बी कॉल्ड प्री एक्यूसेशन प्रॉफिट लॉस। और एक्वायर करने के बाद, उसी फाइनेंशियल ईयर की बात करें, एक्वायर करने के बाद का जो प्रॉफिट लॉस होगा सब्सिडरी कंपनी का, वो क्या होगा, पोस्ट एक्यूसेशन प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, प्री एक्यूसेशन प्रॉफिट लॉस एंड पोस्ट एक्यूसेशन प्रॉफिट लॉस। एक्वायर करने के पहले, सपोज करिए एक्वायर किया 1 मई को, एक्वायर करने के पहले का प्री एक्यूसेशन प्रॉफिट लॉस, एक्वायर करने के बाद का पोस्ट एक्यूसेशन प्रॉफिट लॉस। अब ये जो प्री एक्यूसेशन प्रॉफिट होता है
प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लॉस होता है, इसको क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो उसको कहा जाता है कैपिटल प्रॉफिट लॉस। ठीक, जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लॉस होता है उसको कहा जाता है कैपिटल प्रॉफिट लॉस, और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लॉस होता है उसको कहा जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस। रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस। ठीक, ये होता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये होता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन मतलब कैपिटल प्रॉफिट लॉस, और पोस्ट एक्विजिशन मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब आप आंसर बता सकते हैं कौन सा आंसर है इसमें सही। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मार्केटिंग से है। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग इससे क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग आर। ये जो ऑनलाइन एंड एसएमएम, एसएमएम मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग है इसके फीचर्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 5 फीचर दिए गए हैं, फिर आपको बताना है करेक्ट आंसर। ये जो 5 यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। पर्सनल, रिच, इंटरैक्टिव, टाइमली, अप टू डेट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, यानी इन पांचों में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग का, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और मुझे लगता है आइडिया होगा भी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग या जो ऑनलाइन मार्केटिंग है ये क्या होती है। तो आजकल आप देख रहे होंगे, आजकल जो टाइम है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही है, ऑनलाइन मार्केटिंग का ही है। ऑनलाइन मार्केटिंग अगर मैं बात करूं, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग दीज डेज। आजकल के टाइम की बात करूं, जब से कोरोना आया तब से क्या हुआ, ऑनलाइन चीजें बहुत ज्यादा, मतलब ऑनलाइन मतलब ट्रेंड बढ़ गया, ऑनलाइन यूज, ठीक है, ट्रेंड बढ़ गया। तो ऑनलाइन मार्केटिंग करना, ये आज के टाइम की बात करूं सबसे बढ़िया तरीका है अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, वेबसाइट्स के थ्रू प्रमोट करना, ये आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, सबसे ज्यादा अच्छा तरीका माना जा रहा है मार्केटिंग का। अब इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके क्या फीचर है, तो सबसे पहला फीचर है कि ये रिच होता है। सबसे पहला फीचर क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करूं तो ये बहुत ही रिच तरीका है। रिच किस सेंस में, देखिए अगर न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं तो क्या होगा, आप टेक्स्ट के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ ही तो शो कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग जो हो रही है उसमें आवाज भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, टेक्स्ट भी है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से, जो भी गुड्स या सर्विसेज है उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत रिच वे में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसका एक फीचर क्या है, रिच है। दूसरा फीचर क्या है, इट इज इंटरैक्टिव, ये इंटरैक्टिव है। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरैक्टिव है ना, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, और भी प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू जो कस्टमर है वो इंटरैक्ट कर सकता है कंपनी के साथ, वो बात कर सकता है कि प्राइस क्या है और क्या क्या फीचर्स है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, तो इट इज इंटरैक्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी इसका है। फिर अगला क्या है, पर्सनल। तो एक बात बताइए, क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग पर्सनल है? तो नहीं, सोशल मीडिया मार्केटिंग पर्सनल नहीं है। क्या एक एक पर्सन से मतलब क्या 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 वो एक एक पर्सन के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट दिखा रहा है? तो नहीं, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज नॉट पर्सनल, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। एंड इट इज नॉट टाइमली, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है कि इट इज नॉट टाइमली। ठीक है, बट इट इज अप टू डेट। ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ये अप टू डेट है, हाँ ये अप टू डेट है। जो भी लेटेस्ट वर्जन आया है या जो भी अपडेशन है आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इट इज अप टू डेट, तो ये इसका फीचर है। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सा यहाँ पे फीचर्स है। तो ऑप्शन बी डी ई, यानी ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ये क्या है, इट इज रिच, इट इज इंटरैक्टिव एंड इट इज अप टू डेट। तो यानी क्या है आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, और प्लीज ये लेक्चर समझ में आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। पहले भी कह चुकी हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, मुझे आजकल कोल्ड चल रहा है, फीवर भी था, इसीलिए कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे, बट मैं स्टिल ट्राई कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करिए, तभी हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग वीडियो लाते रहते हैं। और प्लीज अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे दोनों ही चैनल, मेरा पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से और दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से। दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।